नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइज़र में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 501 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि आपका जो भी सेक्शन ए होगा, यानी कि जो भी आपका फाइनल एग्जाम है, उसमें जो है सेक्शन ए में आप लोगों से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें देखें तो टोटल जो 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों का यहाँ पे कहना था कि जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पे फिर से कराया जाए, ताकि आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन भी हो सके और जो भी टीचर यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को नहीं किए थे तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 501 का जो है लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि 501 का ये पहला पार्ट है। तो 501 में जो है 5 से 7 पार्ट रहेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस में फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये क्वेश्चन पहुँच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों आप इस वीडियो को कम से कम जो है 10 फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि सभी का यहाँ पे हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का जो भी 30 क्वेश्चन हैं उसको पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें तो दिया गया है, प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रतिक्रिया समझा जाता था जो चलती थी। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी दिया गया है युवा होने तक, ऑप्शन सी दिया गया है लगभग 25 वर्षों तक, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कमेंट्स करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिनों के लिए याद रहेगा और यहाँ पे आपको पता चल सकेगा कि आपने यहाँ पे कितना पढ़ा है और आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जन्म से मृत्यु तक। तो प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रतिक्रिया समझा जाता था जो चलती थी जन्म से मृत्यु तक। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, हंटर कमीशन की विशेषता थी। तो इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय पाठचर्या को विविध रूप से देने का तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का यह प्रथम प्रयास था। और ऑप्शन बी दिया गया है इसमें अनुशंसा पर मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई। ऑप्शन सी दिया गया है इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। और ऑप्शन डी दिया है सभी सत्य, यानी कि इसमें से सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है हंटर कमीशन की विशेषताएं थी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी विद्यालय पाठचर्या को विविध रूप से देने का तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का यह प्रथम प्रयास था। तो ये इसका सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, प्राचीन काल में शिक्षा का शुभ आरंभ किस संस्कार के बाद होता था। तो इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है अन्नप्राशन संस्कार, ऑप्शन बी दिया गया है उपनयन संस्कार, ऑप्शन सी दिया गया है मुंडन संस्कार, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है प्राचीन काल में शिक्षा का शुभ आरंभ किस संस्कार के बाद होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपनयन संस्कार के बाद। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, कौशल विकास पर बल दिया था। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है हंटर कमीशन, ऑप्शन बी दिया गया है सैंडलर कमीशन, ऑप्शन सी दिया गया है हारगट समिति, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है कौशल विकास पर बल दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी हाटक समिति। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, वार्धा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया गया विनोबा भावे, ऑप्शन सी दिया गया जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जाकिर हुसैन। तो वार्धा समिति के अध्यक्ष जो है वो जाकिर हुसैन थे। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, गुरुकुल व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है गुरुकुल की शिक्षा मुफ्त थी, और ऑप्शन बी दिया गया है विद्यादान सर्वोत्तम समझा जाता था, ऑप्शन सी दिया गया है गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित था, ऑप्शन डी दिया गया है राजाओं के पुत्रों के लिए अलग व्यवस्था थी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है गुरुकुल व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी राजाओं के पुत्र के लिए अलग व्यवस्था थी। तो यहाँ पे देखें तो गुरुकुल में जो शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी, तो वहाँ पे चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो सभी के लिए व्यवस्था जो वहाँ पे सेम होता था, वहाँ पे किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं होता था। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, प्राचीन काल में अध्यापन विधि थी।
तो इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया मौखिक संवाद, ऑप्शन बी दिया गया पढ़ना व लिखना, ऑप्शन सी दिया गया केवल संस्कृत में लिखना, ऑप्शन डी दिया गया पाठ याद करना। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मौखिक संवाद, यानी कि प्राचीन काल में अध्यापन विधि जो है वो मौखिक संवाद के रूप में था। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, वार्धा स्कीम यानी बेसिक शिक्षा के मुख्य लक्षण क्या नहीं थे। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है कार्य आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा अहिंसात्मक होनी चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया है शिक्षा को तकनीकी बनाना। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है वार्धा स्कीम यानी बेसिक शिक्षा के मुख्य लक्षण क्या नहीं थे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या नहीं थे। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शिक्षा को तकनीकी बनाना। तो ये इसका यहाँ पे सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, निम्न में से असत्य है, तो क्या इसमें गलत है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है गुरुकुल में नामांकन बगैर प्रवेश परीक्षा के होते थे, ऑप्शन बी दिया गया है गुरुकुल में शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी एक संस्था के रूप में नहीं, ऑप्शन सी दिया गया है इस्लामी प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी जबकि उच्च शिक्षा मदरसों में, ऑप्शन डी दिया गया है इस्लाम शिक्षा का मूल कुरान होता था। इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी गुरुकुल में नामांकन बगैर प्रवेश परीक्षा के होते थे, तो ये यहाँ पे असत्य है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया, लॉर्ड मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है विलियम बेंटिक, और ऑप्शन बी दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी दिया गया है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी दिया गया चार्ल्स मैकफॉक। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है लॉर्ड मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी विलियम बेंटिक। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, निम्न में से क्या सत्य है। तो कौन सा इसमें सत्य है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949, और ऑप्शन बी दिया गया मुदालियार आयोग 1952, और ऑप्शन सी दिया गया कोठारी आयोग 1964 से 1966, और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको कौन सा सत्य लग रहा है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जितने आयोग का नाम दिया गया उसका ईस्वी दिया गया वो बिल्कुल सही है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सत्य है, तो क्या इसमें सही है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है, ऑप्शन बी दिया गया कक्षा 1 से 5 तक निम्न प्राथमिक तथा कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का अभिप्राय है कि देश के सभी बच्चों को बगैर भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी दिया गया है शिक्षा का सार्वजनिकरण उच्च शिक्षा के लिए भी उपलब्ध कार्यक्रम है। तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य यानी कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शिक्षा का सार्वजनिकरण उच्च शिक्षा के लिए भी उपलब्ध कार्यक्रम है। तो ये यहाँ पे असत्य यानी कि सत्य नहीं है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 44। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 45। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, पहली बार द्विवर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का अनुशंसा किस आयोग ने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया मुदालियार आयोग, ऑप्शन बी दिया गया कोठारी आयोग, और ऑप्शन सी दिया गया शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, ऑप्शन डी दिया गया यशपाल समिति। तो इसका यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी मुदालियार आयोग। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए है 86वें, ऑप्शन बी दिया गया 87वें, ऑप्शन सी दिया गया 88वें, और ऑप्शन डी दिया गया 89वें। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 86वें, यानी कि संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, वर्ष 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, इसका चेयरपर्सन था।
तो इसका कौन चेयरपर्सन था वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए था दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन बी है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन सी दिया गया है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी दिया गया यशपाल। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी दुर्गाबाई देशमुख। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून कब अस्तित्व में आया। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है 2002 में, ऑप्शन बी दिया गया है 8 जून 2012 में, ऑप्शन सी दिया गया है 6 मार्च 2008 में, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुँच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और इसमें देखें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है पत्राचार पाठ्यक्रम, और ऑप्शन बी दिया गया है अध्यापकों की स्थिति प्राथमिक तथा शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया है त्रिभाषा फार्मूला, ऑप्शन डी दिया गया है शुल्क सहित अनिवार्य शिक्षा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शुल्क सहित अनिवार्य शिक्षा। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, किसने कहा था कि पवन और पानी सभी के लिए मुफ्त है, उसी तरह शिक्षा भी सभी बच्चों को निःशुल्क मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा था वो आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया गांधी जी ने, ऑप्शन बी दिया गया है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी दिया गया है मौलाना आजाद ने, ऑप्शन डी दिया गया है वीर सावरकर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गांधी जी ने। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या नहीं मिला। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ऊंची ड्रॉप आउट दर, ऑप्शन बी दिया गया है अप्रशिक्षित अध्यापक, ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न स्तरों पर असमानता, ऑप्शन डी दिया गया है अधिक लड़कों का ड्रॉप आउट। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी अधिक लड़कों का ड्रॉप आउट। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाते थे। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है 70%, ऑप्शन बी दिया गया 50%, ऑप्शन सी दिया गया 40%, ऑप्शन डी दिया गया 80%। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 50%। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है, बोझ मुक्त अधिगम की अनुशंसा किसने की थी। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है यशपाल समिति, ऑप्शन बी दिया गया है एनसीएफ 2000, ऑप्शन सी दिया गया है एनसीएफ 2005, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यशपाल समिति। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चे को प्राप्त अधिकार है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा, ऑप्शन बी दिया गया है प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी किसी बच्चे को नामांकन से वर्जित नहीं किया जाएगा, और ऑप्शन सी दिया गया किसी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़न नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो है ये तीनों बिल्कुल सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का मुख्य फोकस विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना है, इसकी स्थापना दिल्ली में कब की गई। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है दिल्ली में कब की गई है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया मार्च 1954 में, ऑप्शन बी दिया गया मार्च 1956 में, ऑप्शन सी दिया गया अगस्त 1960 में, ऑप्शन डी दिया गया सितंबर 1961 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। और फिर क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, हमारी शिक्षा प्रणाली का पिरामिड है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन बी दिया गया है उच्च प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया है माध्यमिक शिक्षा, और ऑप्शन डी दिया गया है उच्चतर या वरिष्ठ शिक्षा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। और फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को परिभाषित किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर, और ऑप्शन बी दिया गया है घर के साथ विद्यालय होना तथा परिवार के लिए भोजन, ऑप्शन सी दिया गया है सबको पढ़ने के लिए नगद राशि मिलना तथा पशु के लिए चारा मिलना, ऑप्शन डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर, ये इसका सही आंसर है। और फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु क्या क्या प्रावधान शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण योजना में किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया दैनिक उपस्थिति भत्ता, ऑप्शन बी दिया गया है निःशुल्क यात्रा पास, और ऑप्शन सी दिया गया मुफ्त वर्दी व मध्याह्न भोजन, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो सही आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। और फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से किस वर्ष बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ किया था। आपको यहाँ पे वर्ष बताना है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया 1998 में, ऑप्शन बी दिया गया 1994 में, ऑप्शन सी दिया गया 1993 में, ऑप्शन डी दिया गया 1996 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1993 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना का आरंभ किया था। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है, बिहार शिक्षा परियोजना आरंभ में कहाँ कहाँ शुरू किया गया था। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है रांची, रोहतास, पश्चिम चंपारण, और ऑप्शन बी दिया गया है दुमका, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, ऑप्शन सी दिया गया है पलामू, आरा, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दिया गया है लातेहार, नालंदा, भागलपुर। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रांची, रोहतास, पश्चिम चंपारण। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, राजस्थान सरकार ने वर्ष 1992 में इस संस्थान की मदद से वर्ष 1992 में लोक जुबलिंग परियोजना की शुरुआत की थी। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी SIDA, ऑप्शन बी दिया गया है विश्व बैंक, ऑप्शन सी दिया गया है योजना आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि यूनिसेफ। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि SIDA। तो ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आगे हम लोग इसी तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे। जब 501 का जितने भी MCQ क्वेश्चंस है, जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 502 और 503 के भी क्वेश्चंस को करेंगे। और दोस्तों आगे इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एनालिसिस DLED को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इसी तरह से यहाँ पे बताते रहेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।